अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्किंसन डिजीज़ का। ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बड़ा आसान सा टॉपिक है। एज रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कोई इसमें आप लोगों को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स कोई इतने ख़ास नहीं। आप एज रिलेटेड डिजीज़ है। इसी तरह अल्जाइमर है, फिर पार्किंसन डिजीज़ है। ये वो डिजीजेज हैं जो टोटली एज रिलेटेड है। ठीक है। कल आप लोगों ने सीजर्स पढ़ लिए हैं? सीजर्स आते हैं आप लोगों को? कर लिए हुए हैं आप लोगों ने? ग्रुप में बहुत कम आप लोग एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे ग्रुप में एक्टिव हुआ करें। आप लोग पर्सनल क्वेश्चंस आंसर करने के बजाय ग्रुप में पूछा करें। मे बी वो क्वेश्चन किसी और के भी जहन में हो, तो जो जवाब आपको पर्सनल मिलना है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा और किसी और का भी भला हो जाएगा। तो इंडिविजुअल अप्रोच के बजाय कम्युनिटी अप्रोच रखा करें। ठीक है। क्योंकि जब आप कम्युनिटी अप्रोच रखते हैं तो आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो जाता है और वो एक सदका जारिया के तौर पे काम करती है चीज। तो हमेशा सिवाय इस चीज के कि आप इंडिविजुअल अप्रोच रखें, कम्युनिटी अप्रोच रखा करें। आप अलग से मैसेज करने के बजाय ग्रुप में पूछें। आपको कौन सा कोई वहां खा रहा है या आपको कोई कुछ कह रहा है, ग्रुप में पूछें ताकि किसी और का अगर वैसा कोई क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए। और ग्रुप भी एक्टिव हो। आप लोग 15-20 बच्चों के अलावा सारे वहां पर सोए हुए होते हैं, तो जरा पता चले कि वहां पर क्लास है। ठीक है। तो ये जितने बच्चे इनबॉक्स करते हैं, जितने बच्चे इनबॉक्स में क्वेश्चंस करते हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो ग्रुप में पूछा करें ताकि और बच्चों का भी भला हो और बच्चों का भी फायदा हो। क्योंकि हर किसी का जहन डिफरेंट होता है, हर किसी के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। तो जब आप ग्रुप में करते हैं तो सबके क्वेश्चन सामने आते हैं और सबका भला होता है। ठीक है ना। मे बी जो क्वेश्चन किसी के और के जहन में वो आपके जहन में ना आता हो। तो जब आप ग्रुप में करेंगे तो तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी और आप लोगों को बेनिफिट होगा। अब पार्किंसन डिजीज जो है डॉक्टर साहबान, इट इज टोटली एज रिलेटेड डिजीज। आप 50 साल के बाद आपको ये देखने को मिलती है और डोपामीन की कमी की वजह से होती है। डोपामीन क्या चीज है आप सबको पता है। डोपामीन आपकी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं ब्रेन में जो कि ब्रेन की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये कुछ एक्साइटेटरी हैं, कुछ इनहिबिटरी हैं। कुछ इनहिबिटरी पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, कुछ एक्साइटेटरी पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। इन शॉर्ट ये वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पाथवेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनकी मजीद डिटेल में आप लोगों ने फिजियोलॉजी में जब आपने सीएनएस पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ी थी। तो ये जो डोपामीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके इमोशंस के साथ जितने भी आपके इमोशंस के पाथवेज होते हैं, प्लेयर के, खुश होने के, इमोशनल होने के, आपकी जो है ना वो एक खुशी के, प्लेयर के, आपका सोचना, ये बड़ा जो है ना आप समझ लें कि ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी जितने भी आप खुशी और आपके अंदर जो भी खुशी से रिलेटेड जितने भी जज्बात और जितनी भी चीजें आप लोगों आपके अंदर होती हैं वो सारी डोपामीन की तरफ से आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब डोपामीन डिफरेंट जो रोल है, जो पाथवेज हैं उनमें अपना रोल प्ले करता है, जिसमें आप लोगों ने, आपको याद होगा कि आप लोगों ने जब फिजियोलॉजी में एक पढ़ा था कॉर्डेट एंड पुटामेन पाथवे। कॉर्डेट और पुटामेन पाथवे में भी डोपामिन का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। मैं अभी आगे जाके आपको वो दिखाता भी हूँ। अब ये ज्यादातर पाया जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में। सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्रेन का एक पार्ट है, मिड ब्रेन का। आप सबको पता है, ये भी आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी सही। तो होता कुछ यूं है कि जो डोपामिनिक पाथवेज होते हैं ये किसको ज्यादा कंट्रोल करते हैं? ये आपके प्लेयर को, रिवार्ड को, मोटिवेशन को, इन चीजों को। ये जो डोपामीन जो है आपकी फीलिंग्स, जो खुशी वाली जो फीलिंग होती है, जो मोटिवेशनल आपकी अप्रोच होती है, जब जो आपके अंदर एक हिम्मत की फीलिंग आती है, एक जज्बे की जो फीलिंग आती है, कुछ कर दिखाने की आपके अंदर जो चाहत आती है, ये सारे जो पाथवेज होते हैं ये एक्चुअली डोपामीन के अंडर चल रहे होते हैं। और मोटर फंक्शंस में जो आपकी फाइन मूवमेंट्स होती हैं, फाइन मूवमेंट्स का मतलब क्या? जैसे आप लोग लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, जितनी भी आपकी फाइन मूवमेंट्स हैं,
डॉक्टर साहब सबको पेज नजर आ रहा है? आप अब अपना दोबारा ज्वाइन करें। जितनी भी आपकी फाइन मूवमेंट्स होती हैं, जो जैसे आपका लिखना है, आपका पियानो बजाना, कोई गिटार बजाना, जितनी भी फाइन मूवमेंट्स हैं जो हम लोग बड़ी प्रिसाइजली परफॉर्म करते हैं, बहुत फाइन मूवमेंट्स के साथ, जैसे हम लोग कोई चीज लिखते हैं, कोई इंग्लिश लिखना, कोई उर्दू लिखना, जितनी भी फाइन और प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी ये भी डोपामिनिक पाथवेज के अंडर आती हैं। डोपामीन के दो ही बड़े मेन पाथवे हैं, एक कॉर्डेट पाथवे होता है और एक ग्लूटामेन पाथवे होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका जो डोपामिनिक पाथवेज है, ये इन चीजों को जो है ना वो ज्यादा आपके साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मिड ब्रेन का आपका एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस के साथ सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। आप लोगों ने ये अपनी, जब आप लोगों ने सीएनएस पढ़ा था, ब्रेन पढ़ा था एनाटॉमी में, तो आपको याद होगा कि ये आपके सामने एक मिड ब्रेन का उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं जिसको भी अभी रेड करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। जो डोपामीन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे इस सब्सटेंशिया नाइग्रा में होते हैं। ठीक है, डार्कर एरिया, बिल्कुल ये वाला डार्कर एरिया, जितने भी डोपामिनिक सिक्रीशन न्यूरॉन्स होते हैं वो यहां पर होते हैं। एज के साथ साथ इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो है ना वो डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूरॉन्स जो हैं वो एज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाते हैं, इनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल टोटली एज रिलेटेड डिजीज है। और आपसे ये सवाल आएगा कि क्या ये तकरीबन हर किसी को बुढ़ापे में जाके ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है? कुछ को बहुत अर्ली 50s में देखने को मिल जाती है, कुछ को 60s में, कुछ को 70s में, कुछ जो जिनका बड़ा हेल्दी सा लाइफस्टाइल होता है वो एट द एंड। ये तो बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जानी है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, और वो जो डोपामिन सिक्रीट कर रहे होते हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें जरा, इसमें और आपको डायग्राम से और क्लियर होगा कि ये आपका हेल्दी सब्सटेंशिया नाइग्रा और ये एट्रोफिक सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसमें आपके सेल्स की डीजनरेशन हो चुकी है, जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, जो डोपामीन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका, पार्किंसन का, कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्चुअली जो डोपामीन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स हैं उनकी डीजनरेशन हो रही है, उनमें कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से डोपामीन की प्रोडक्शन कम हो रही है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डोपामीन करता क्या है? ये आपकी मोटिवेशनल थॉट्स को, या आपकी प्लेयर थॉट्स को, या आपकी जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे बैलेंस को मेंटेन करना, कोई चीज लिखना, जैसे हाथों, जिस तरह हम लोग जितनी भी अपनी फाइन मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी डोपामिनर्जिक पाथवेज से कंट्रोल हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ये आप लोगों का, ये मैंने वो कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लियस पाथवे डाला हुआ है, ये आपको करना नहीं है, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। अब देखें इसमें, अब अगर हम पार्किंसनिज्म की जो है वो क्लिनिकल पिक्चर देखें, तो ये टोटली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये, सॉरी मुझे छींक आ गई थी। अच्छा, तो ये टोटली इसका जो डायग्नोसिस है ना डॉक्टर साहबान, वो क्लिनिकल बेस्ड है, टोटल क्लिनिकल बेस्ड है। इसके लिए हमारे पास कोई और टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे हम पता लगा सकें। टोटल क्लिनिकल बेस्ड है, हिस्ट्री और क्लिनिकल बेस्ड। हिस्ट्री जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज तो एज, एज के साथ साथ हमें कंफर्म पता चल जाता है कि जनाब ये होना ही होना है। क्लिनिकली इसके दो तीन फीचर्स हैं जिनमें हम, जिसमें हम लोगों को फौरी तौर पे इस चीज का पता चल जाता है कि ये पेशेंट पार्किंसनिज्म का है। उसमें से सबसे पहला जो फीचर है वो है पिल रोलिंग ट्रेमर्स। पिल रोलिंग ट्रेमर, जैसे आपने तस्बीह के दाने देखे, तस्बीह के दाने, जिस तरह हम लोग तस्बीह को, दाने को एक दाना जो है वो करते हैं इस तरह, इनके एक दाना आगे करते हैं, एक दाना आगे करते हैं, एक दाना आगे करते हैं, तो पिल रोलिंग। या आपने कभी किसी गोली को अपने दोनों हाथों में ऐसे अंगूठे में, और ये शहादत की उंगली जो होती है इसमें आप इंडेक्स फिंगर में पकड़ के जब ऐसे थोड़ा सा आप इसको करते हैं, रोल करते हैं, तो ये मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, ये देखिएगा जरा। ये देखें, ये इस तरह की मूवमेंट होती है। ये आपका जो जो थंब होता है, ये ऐसे जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है आपकी उंगलियों के ऊपर, जैसे तस्बीह के दाने आप घुमा रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। एक और डायग्राम देखें तो आप लोगों को और क्लियर होगा। ये देखें, जैसे ये बूढ़े लोग आके
ये इनके हाथ के ऊपर, या ऐसे इन्होंने हाथ, जो इनकी थंब होगा वो बाकी फिंगर्स के ऊपर ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रहा होगा। इन इन ट्रेमर्स को हम कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स, और ये रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बैठे बैठे ही उनके ऐसे हाथ ऐसे ट्रेमर जो है ना, उनको ट्रेमर हो रहा होगा, मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे उनके हाथ जो है वो, इनको हम कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। एम आई क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका क्लिनिकल साइन है पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स का। ठीक है, अच्छा, और साथ में इसके कौन से ट्रेमर, और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, क्योंकि इसमें फाइन मूवमेंट्स सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो फाइन मूवमेंट्स जब डिस्टर्ब होती हैं तो फिर आपको ये सारे के सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। एक तो ये पिल रोलिंग ट्रेमर्स हो गए इसका मेन फीचर, और दूसरा जो इसका मेन फीचर होता है उसको हम कहते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। कॉग व्हील रिजिडिटी क्या होती है कि आपकी जो एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर आपका जो फोर आर्म है ये मूव नहीं कर पाता, स्टिफनेस होती है। जैसे गरारी आपने देखी ना, गरारी अटक अटक के चलती है, गरारी जिस तरह आप देखते हो, इसी तरह हमारा जो फोर आर्म होता है ये बिल्कुल जिस अभी आप सब अगर फोर आर्म की मूवमेंट अपनी एल्बो जॉइंट पे करवाएंगे तो वो बड़ी स्मूथली होगी, बड़ी स्मूथली होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर आर्म की मूवमेंट आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर क्या होगा कि थोड़ी सी अड़ अड़ के, थोड़ा स्टिफनेस, आपको जो पेशेंट होगा उससे पहले थोड़ी स्टिफनेस फील होगी, फिर स्मूथनेस फील होगी, फिर स्टिफनेस फील होगी, फिर स्मूथनेस फील होगी, ऐसे जैसे गाड़ी में कोई चीज अड़ अड़ के चल रही होती है। इसी तरह उनकी जो मूवमेंट होगी, जो एल्बो जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होगी, वो मूवमेंट जो है वो स्टिफ्ड मूवमेंट होगी, और बड़ी मुश्किल से वो जो है ना रिजिडिटी के साथ पेशेंट जो है वो मूव कर रहा होगा। तो एक पिल रोलिंग ट्रेमर्स, दूसरा जो है वो आपके पास कॉग व्हील रिजिडिटी। यहां तक बात क्लियर है सबको? इसका टोटल डायग्नोसिस क्लिनिकल बेस्ड है, इस हमारे पास कोई टेस्ट मौजूद नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग डायग्नोस कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो एक इसका पिल रोलिंग ट्रेमर एज हमने देख ली, पिल रोलिंग ट्रेमर हमने देख लिया, कॉग व्हील रिजिडिटी देख ली। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें पोस्चरल रिफ्लेक्सेस जो है, पोस्चर बंदा अपना मेंटेन नहीं कर पाता, चलते चलते पेशेंट गिर जाता है या सही तरह खड़ा नहीं हो पाता, तो ये पोस्चरल, या जैसे हम उठ बैठ के जो है ना वो उठते हैं और चलने लग जाते हैं, वो अपना पहला स्टेप इनिशियली नहीं ले पाएगा, सही तरह से चल नहीं पाएगा, उसका गेट जो है वो एक प्रिसाइज गेट नहीं होगा, उसके पाँव की जो मूवमेंट होगी वो प्रिसाइज नहीं होगी, वो बड़े छोटे छोटे से ऐसे स्टेप ले रहा होगा, और बड़ा संभल संभल के, कैसे कहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं, शफलिंग स्टेप्स, इन्हें हम कहते हैं स्मॉल शफलिंग स्टेप्स, छोटे छोटे से ऐसे आगे ऐसे स्टेप्स ले रहा होगा, छोटे छोटे से। ठीक है, और अगर खड़ा होगा तो सही तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसका जो पोस्चर होगा वो मेंटेन्ड नहीं होगा, इरेक्ट खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे कभी इस तरफ को मूव करेगा, कभी हिलेगा, कभी जिस तरह बंदा खड़ा खड़ा ऐसे हिल नहीं रहा होता, ये सारी उसकी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। तो पिल पिल रोलिंग ट्रेमर्स, कॉगविल रिजिडिटी, एज, पोस्चरल रिफ्लेक्स प्रॉब्लम, पहला स्टेप इनिशिएट करने में डिफिकल्टी फील हो रही होगी, छोटे छोटे स्मॉल शफलिंग स्टेप्स ले रहा होगा पेशेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम में आप देखें तो ये देखें, जैसे ये देख रहे हो आप, पेशेंट जो है वो कॉगविल रिजिडिटी के साथ, रेस्टिंग ट्रेमर्स, पिल रोलिंग ट्रेमर्स के साथ, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी के साथ, शफलिंग गेट के साथ, स्मॉल शफलिंग गेट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये तो उसके हो गए जो है वो आपके सामने मोटर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें थोड़े डायग्राम्स मैंने और भी ऐड किए हुए जो आप बाद में देख लें। अच्छा, अब ये वाला जो पेशेंट होगा, आपको बताएं क्या ये फ्रेश लुकिंग के साथ आपके सामने आएगा, फ्रेश लुक्ड होगा, मोटिवेटेड होगा? नहीं, पेशेंट डिप्रेशन वाले फेस के साथ आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन लेस फेस उसका होगा, ऐसे होगा कि जैसे पेशेंट जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, कोई उसमें मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे एक जो है ना आपके सामने इस तरह का आपको मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस, कोई उसमें खुशी की आपको चीज नहीं मिल रही होगी, कोई मुस्कुराहट, कोई मोटिवेशन, जिस तरह पेशेंट दुखी आत्मा बना हुआ होता है ऐसे दुखी आत्मा, और बिल्कुल आपको कोई उसमें एक्सप्रेशन, कोई मोटिवेशन, कोई खुशी, कोई प्लेयर, ऐसी कोई चीज आपको उसमें फील नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्लियर? डिप्रेशन जैसा पेशेंट जो है वो आपको देखने को मिला। क्लियर है यहां तक? क्लिनिकल क्लियर है? हम रिपीट करते हैं क्या क्या इसमें आएगा। पिल रोलिंग ट्रेमर्स,
ठीक है, ये तो हमें भी है, अल्लाह माफ करे, खुदा का खौफ करें, आपको नहीं है ये। पिल रोलिंग ट्रेमर्स, कॉगविल रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जो भी आपकी फाइन मूवमेंट्स हैं वो सारी डिस्टर्ब्ड होंगी। अब फाइन मूवमेंट में सारी आ जाती है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, शफलिंग गेट होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, छोटे छोटे से वो स्टेप्स ले रहा होगा, और डिप्रेस्ड सा उसका फेस होगा, एक्सप्रेशनलेस सा उसका फेस होगा, और वो कोई भी मूवमेंट को इनिशियली इनिशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इसके आपके पास सारे के सारे जो है वो सिम्टम्स आ गए। ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, दोनों है, दोनों हाथों पे होती है, दोनों में भी हो सकती है, एक में भी हो सकती है, ठीक है जी। रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, बिल्कुल ये रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देखो इसकी कोई कोई आपके पास कोई इसका क्योर नहीं है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते 100%। आप सिर्फ जो इसके सिम्टम्स हैं उसको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हो। ये नहीं कि आप वहां पर जाके सब्सटेंशिया नायग्रा को रिप्लेस कर दो या सब्सटेंशिया नायग्रा को दोबारा से रीजनरेट करवा दो, नहीं। आप सिर्फ जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उनकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, और उनकी सिम्टम उन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। डिजीज को डिले कर सकते हैं, लेकिन उसको आप टोटली क्योर नहीं कर सकते। आप उसको वर्स होने से रोक सकते हैं, कि जो सिम्टम्स हैं वो वर्स ना हो, वो प्रोग्रेस ना करें, और सिम्टम्स की जो उनकी शिद्दत है वो कम हो जाए, ठीक है, प्रोग्रेशन में कमी आ जाए, डिजीज को आप डिले करें, और उनके जो सिम्टम्स हैं जो वो बहुत ज्यादा सवेयर ना हो, सिम्टम्स के अंदर जो है वो भी कमी आए, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है? फिजियोथेरेपी भी हम करवाते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स यूज करते हैं। देखो, प्रॉब्लम हमारा है डोपामीन के साथ, मतलब कमी किस चीज की हुई हुई है? डोपामीन की। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए डोपामीन की? एक तो हम ये करें कि उसे कोई आउट बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे जो है ना उसको डोपामीन जो है ना वो मिले, ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन दें कि उसे सिंथेटिक डोपामीन दें। और दूसरा हम ये करें कि जो डोपामीन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, उसको डीजनरेट ना होने दें, उसको जल्दी से उसकी डीजनरेशन ना होने दें। नॉर्मली क्योंकि ऐसा होता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं तो वो रैपिडली डीजनरेट होते हैं, रैपिडली उनकी डिग्रेडेशन होती है, रैपिडली उनकी डिग्रेडेशन होती है, रैपिडली उनका कैटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो या एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसे बाहर से डोपामीन दें जो डोपामीन की कमी को पूरा करने में हेल्प करे, और जो ऑलरेडी बॉडी में डोपामीन मौजूद है उसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करें, उसकी डिग्रेडेशन को रोकें। अब बाहर से डोपामीन देने के लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, वो है आपकी कार्बिडोपा, लीवोडोपा, ठीक है। ये जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एक सिंथेटिक डोपामीन है जो हम पेशेंट को देते हैं, और ये पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है पेशेंट को। दूसरा हमारे पास है जो सैलिजिलीन, पहले मैं ये बता रहा हूं, सैलिजिलीन ये क्या करती है? ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि डोपामीन की कैटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, ये उसको इनहिबिट करती है ताकि जो डोपामीन है उसकी डिग्रेडेशन ना हो सके। तो ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, आप लोगों ने, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने, मेरे ख्याल से अगर याद है, पढ़ा था आपने उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, वीएम में, और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज भूल गए हो? ठीक है, तो ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज की जो एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करती है ये जो सैलिजिलीन होती है, ताकि डिग्रेडेशन ना हो पाए लीवोडोपा की, ठीक है। जो डोपामीन हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल कैटाकोलामाइंस की जो कैटाबॉलिज्म है उसको ये इनहिबिट करती है, ठीक है। तो दो ये मेन ड्रग्स हैं, एक सैलिजिलीन और एक लीवोडोपा, ये दो मेन हमारे पास ड्रग्स हैं। दूसरी, हम एंटीकोलिनर्जिक्स का भी यूज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज हम एज अ एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं, ठीक है। या हम साथ में डोपामीन जो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, यानी कि डोपामीन से मिलते जुलते जो सब्सटेंसेस हैं उसके रिसेप्टर्स किससे के ऊपर जो जाके काम कर सकें, उसके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो अटैच हो सकें, वो मेडिसिन भी हम यूज करते हैं, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन है। लेकिन ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइसेस नहीं है। एंटीकोलिनर्जिक्स या डोपामीन
डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये हम एडजेसेंट थेरेपी के तौर पे जरूर दे देते हैं, लेकिन लीवोडोपा हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस है। सबसे पहले हम उसी के साथ स्टार्ट करते हैं और साथ में सेलेजिलिन के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि एक तो डोपामीन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ डोपामीन की डिग्रेडेशन को कम करते हैं, और साथ में एज एडजेसेंट थेरेपी हम जो है एंटीकोलिनर्जिक्स या डोपामीन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट भी देते हैं। या बहुत सवेयर केसेस के अंदर हम ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी भी हमें करवानी पड़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल कॉमन नहीं है। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हम अपने बूढ़ों के ऊपर, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके ऊपर खर्चा नहीं करते। हम कहते हैं यार खैर है, बस जी ना दा वक्त पूरा हो गया। मेजॉरिटी बहुत है, बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो अपने वालदैन का बड़ा ख्याल करते हैं, जो अपने एल्डर्स का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने यही देखा है कि अगर उनका कोई बड़ा, कोई 60-70 साल का अगर उनका कोई बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, चाहे वो बाप ही क्यों नहीं है, तो बार में मैंने खुद, यकीन माने, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से ये कहते हुए फैमिलीज को सुना है, बाजी ना तो हूं वक्त आ गया, हूं उम्र भी ते नहीं ना रही, हूं उम्र भी नहीं रही, हूं इन्हां दा वक्त आ गया, बा अल्लाह दी मर्जी जी, हूं बस बस लगे हैं जी, लैके फिरदे पे हैं, वक्त आ गया इन्हां दा, बस वक्त आ गया। तो हम उन पे पैसा नहीं लगाना चाहते, ठीक है। मैंने पता नहीं कहां कहां, यकीन करें, मैंने अपनी खुद अपनी कानों और आंखों से सुना है कि पेशेंट बड़ा इजीली ठीक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बस नहीं जी नहीं, बस वक्त आ गया, अल्लाह दी मर्जी। तो ये वो चीज है कि हम लोग इस पे, खैर अल्लाह पाक जो है ना वो हमें हदायत दे, हम सबको हदायत दे, ठीक है जी। तो ये आज की हमारी सिंपल सी एक डिजीज थी, पार्किंसन डिजीज। प्रॉफ में ये आ चुकी है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और इंशाल्लाह ताला अब ये, अब आज का आपका आखिरी टॉपिक था ये आप स्टेप अप से कर सकते हो। स्टेप अप में पार्किंसन बहुत अच्छी लिखी हुई है, या आप मेरे सिर्फ नोट से भी कर सकते हैं, नोट्स में भी लिखी हुई है। तो कल जो है वो इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल उसकी वजह से आपको जो कोरिया हो सकता है, लेकिन हम डोपामिन एक्सेसिव क्यों करें। गायनी का लेक्चर बिल्कुल है, मैंने अभी लेना है। तो कल इसकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ यूक्यूज डिस्कशन होगी। नेक्स्ट मैंने पहले बता दिया हुआ है कि नेक्स्ट मैं कौन सा स्टार्ट करवाने लगा। नहीं नहीं, ड्रग इंड्यूस्ड करने की जरूरत नहीं।